नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश कंज्यूमर किंग में आपका स्वागत है। कोरोना के आंकड़े लगातार चौंकाने वाले हैं। नंबर 58,000 के पार पहुंच चुका है, लेकिन जनता में ऐसा लगता है मानिए डर की थोड़ी सी कमी सी है, क्योंकि अक्सर आपको ये बातें सुनने को मिल जाएंगी कि सिम्टम्स जो हैं वो बहुत माइल्ड हैं, थोड़ी बहुत सर्दी खांसी होती है और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने किसी मित्र, किसी दोस्त, किसी परिजन को पूछें जो कि 58,000 की टैली में है, तो आप एक अलग कहानी पाएंगे। अलग कहानी होगी भीषण सर दर्द की, थकान यानी कि फटीग, बदन दर्द और साथ में बुखार भी। तो क्या सवाल ये है कि हम जिस माइल्ड सिम्टम्स की वजह से इस कोरोना को लाइटली ले रहे हैं वो आगे भारी पड़ सकता है? इस पर पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हर बीतते दिन के साथ पूरे देश में कोरोना के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में 58,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हुए। ओमिक्रॉन केसेस की संख्या भी 2,135 पर पहुंच गई है। सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते जा रहे इन नंबरों के बीच एक बात जोर शोर से कही जा रही है, माइल्ड सिम्टम यानी लक्षण मामूली है। राजनेता हो या अभिनेता, हर कोई कोरोना से ग्रस्त होने के बाद लक्षणों को मामूली होने की बात कर रहा है। जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सब लोग माइल्ड केसेस हैं, छोटा मोटा खांसी बुखार, बिल्कुल माइल्ड केसेस हैं या एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। ओमिक्रॉन को चिंता का कारण मानने के साथ ही WHO ने इसके डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक होने की बात कही थी, लेकिन हम भूल रहे हैं कि इन विश्व स्तरीय संस्थाओं की तरफ से लगातार ये भी कहा गया है कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो हालात बदतर रहेंगे। हर दिन आने वाले मरीजों की संख्या लाखों में पहुंचेगी और अतीत में कही गई ये सारी बातें अब हकीकत में बदल रही हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की हालत इसकी मिसाल है। फिलहाल जो हालात हैं वो आने वाले कल के और भयावह होने की तस्दीक कर रहे हैं माइल्ड सिम्टम्स के साथ। हम फिर भी सजग नहीं हो रहे हैं। माइल्ड सिम्टम्स की आड़ में हम खुद को समझा रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन आज चिंता न करना ही कल हमें भारी पड़ने वाला है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 2 दिन में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। बुधवार के दिन 24 घंटे में 534 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। वहीं मंगलवार को यह आंकड़ा सिर्फ 124 था। इसी के साथ हमारे देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी अब 4.8%, तो फैटेलिटी रेट 1.38% हो चुका है। आंकड़ों की भाषा में कहें तो आज 58,000 लोग संक्रमित हैं। मौजूदा फर्टिलिटी रेट को आधार माने तो इनमें से 800 लोगों की जान जा सकती है। तो सवाल उठता है कि हम और आप क्या कर सकते हैं? कैसे इन मामलों को बढ़ने से रोका जाए? राज्य सरकारें लगातार पाबंदियां बढ़ा रही हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लगभग हर राज्य नाइट कर्फ्यू से वीकेंड लॉकडाउन तक लगाने की बात कर रहा है। लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी सरकारों की ही है? और क्या हम सरकार पे जिम्मेदारी छोड़ भी सकते हैं? एक नागरिक होने के नाते आप क्या कर रहे हैं? अगर सरकारी कदम पर्याप्त ना हुए तो माइल्ड सिम्टम वाले इन केसेस की सुनामी आती है तो हम क्या करेंगे? सवाल कहीं है, जवाब हम सबको खोजने की जरूरत है। ET नाउ स्वदेश। जिस तरीके से कोरोना की खबरें आ रही हैं, वाकई में सवाल ये उठ गए हैं। अगर आप बाज़ारों को देखें, अगर आप पहाड़ों को देखें, अगर आप बीचों को देखें कि क्या वाकई में कोरोना से अब डरना मना हो गया है और क्या पूर्ण लॉकडाउन ही अंत में एक सोल्यूशन बचता है? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे तीनों गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ गौतम बंसाली, मेंबर कोविड टास्क फोर्स, चंद्रकांत लहरिया जो कि फिजिशियन, एपिडेमोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, एंड कपिल जैन जो कि CEO है निकोलस हेल्थ केयर के। गौतम सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि आप सरकार के साथ लगातार एडवाइजरी कमेटी में हैं, आप कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं। मैं मुंबई रहता हूं। हम जब मुंबई में बाहर निकलते हैं, जब हम बीच की हालात देखते हैं, बाजार के हालात देखते हैं, तो लगातार चौंकाने के बाद और चेताने के बावजूद आपको भीड़ देखने को मिलती है। क्या अब एक लॉकडाउन करना या वीकेंड लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यूज ही आखिर में एक ऑप्शन बच जाते हैं? जी, हमें लगता है कि नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, प्लस जिस तरह से लोग अभी भी इसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। यस, ये इतना खतरनाक नहीं है, जानलेवा ज्यादातर नहीं है। जो मास्क पहनते हैं और जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए इतना जानलेवा नहीं है, लेकिन काफी लोग हैं जो मास्क अभी भी नहीं पहन रहे हैं। काफी लोग हैं जो अभी भी अनवैक्सीनेटेड है, उनके लिए खतरनाक है, उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसका ध्यान लोग अभी भी नहीं रख रहे हैं।
और अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो अंत में गवर्नमेंट को जाकर के शायद अगर इसी तरह से केस बढ़ते रहे, आज ही हमारे पास में 15,500 केस मुंबई में, 11,500 कल थे मुंबई में, आज 15,500 केस है। अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते गए तो शायद हो सकता है कि धारा 144 या नाइट कर्फ्यू के अलावा कुछ और कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। ऑल्दो ये इतना हल्का है कि लॉकडाउन की जरूरत मुझे नहीं लगती है, नहीं करना चाहिए। बट अगर हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे, मेनली मास्किंग और वैक्सीनेशन, ये दो चीज का बराबर अगर ध्यान रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लॉकडाउन या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। चंद्रकांत सर, मैं आपके पास आऊँगा। जो सिम्टम्स की हमने बात करी है, चाहे उनको माइल्ड सिम्टम्स ही कह रहे हैं, क्योंकि माइल्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन लेवल नहीं घटता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरे आसपास के लोग रहे, उनको मैंने देखा तो कई सारे सिम्टम्स थे, चाहे वो बदन में दर्द हो, चाहे वो तेज़ सर दर्द हो, बुखार हो। आपको अभी तक क्या समझ आ रहा है कि जो सिम्टम्स हैं इस समय वो क्या क्या हैं ओमिक्रॉन के? सबसे पहली बात है कि अब जो ओमिक्रॉन की वजह से सिम्टम्स आते हैं वो अलग अलग व्यक्ति में, और खासतौर से हम ब्रॉडर समूह की बात करें कि जिसको पहले इन्फेक्शन हो चुका है या जिनको पहले दोनों शॉट वैक्सीन के लग चुके हैं, उनमें अधिकतर माइल्ड सिम्टम होते हैं, या तो असिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं या हल्के फुल्के सिम्टम्स होंगे। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है किसी भी अन्य बीमारी जो सांस के से संबंधित होती है उसमें और ओमिक्रॉन के लक्षणों में। लेकिन जो व्यक्ति हाई रिस्क हैं या जिनको फुली वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनमें बीमारी गंभीर बीमारी का रूप भी धारण कर सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कल का मुंबई के केसेस का आकलन करें तो हम देखेंगे कि जितने भी इन्होंने केसेस करीब 10,000 केस रिपोर्ट किए थे, तो 10 में से 9 असिम्प्टोमेटिक थे, अर्थात उनमें कोई भी सिम्टम नहीं आया था। सिर्फ 10 में से 1 में कोई सिम्टम है और अधिकतर माइल्ड है। तो फिलहाल यही ट्रेंड नजर आ रहा है। लेकिन हमें उस बात पर नजर रखना होगा कि हाई रिस्क पॉपुलेशन और अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को अलग अप्रोच से देखना होगा, और वैक्सीनेटेड, हेल्दी और लो रिस्क पॉपुलेशन को अलग नजर से देखना होगा। अब बात आती है, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि लोग कह रहे हैं कि ये माइल्ड है और संक्रमण तेजी से फैलता है। तो ऑफ कोर्स हमें याद रखना है कि संक्रमण तेजी को रोकने के लिए हमें अलग तरीकों का पालन करना है। फेस मास्क पहनना है जिसको ढंग से लगाया हुआ हो, अननेसेसरी भीड़ में नहीं जाना है। लेकिन गंभीरता से रोकने के लिए हमें वैक्सीनेशन कराना है, तो दोनों पहलुओं पर ध्यान रखना होगा। और अंतिम बात यह है कि ओमिक्रॉन की वजह से जितने भी राइज होती है केसेज में, वो देखा गया होतेंग प्रोविंस हो चाहे साउथ अफ्रीका की या कहीं पर भी, वो तेजी से बढ़ता है। सो विद इन 2 to 3 वीक्स तेजी से संक्रमण होगा और सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे और केसेज कम होने लगेंगे। तो मेरी राय में सबसे महत्वपूर्ण ये है, चाहे माइल्ड हो किसी भी तरह का हो, कि अगर हम अगले 2 से 3 सप्ताह खासतौर से बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई में सावधानी बरतें, तो हम मेजर पीक को अवॉइड कर सकते हैं और केसेज की को कंट्रोल में रख सकते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। कपिल सर, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आज सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनने भी ये बात कह दी कि हर केस की इस आंकड़े में अब जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो सकती, तो हमें सैंपल सीक्वेंसिंग ही करनी पड़ेगी। क्या हम ये मान सकते हैं या हमें कोई अंदेशा है कि कितने इसमें से ओमिक्रॉन वेरिएंट है और कितने डेल्टा वेरिएंट है? और एक और बड़ा सवाल है कि अगर इसमें कुछ भी डेल्टा वेरिएंट है तो क्या हम ये मान लें कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो भी वापस से पांव पसार रहा है? आई थिंक जैसे आपने आज सुना ही होगा कि आज जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा भी है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखने जाए तो इम्पॉसिबल है कि हम जीवन सिंह को प्रोनाइज करके हम आइडेंटिफाई कर सके कि कितने डिसीज ओमिक्रॉन के और कितने नॉर्मल केसेस है। पर जैसे अगर आप देखोगे तो यूएस में और यूरोप में भी कि हमने कुछ केसेस देखे थे जहाँ पे ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा वेरिएंट का भी कॉम्बिनेशन हुआ था, तो वो काफी खतरनाक हो सकता है। आज के टाइम पे ये कहना कि कोविड 1000 केस में कितने परसेंटेज ओमिक्रॉन होंगे वो बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको हम कह नहीं सकते जब तक प्रॉपर टेस्टिंग और उसके रिजल्ट नहीं आ जाते। तो वो प्रॉपर हम उसका सही आंकड़ा लगाना आज के टाइम पे आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है। तो आई थिंक जैसे सबने कहा है, आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, ताकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप देखो क्रिसमस से न्यू ईयर के टाइम तक जितनी भीड़ इकट्ठा हुई है इंडिया में, जिस तरीके से जहाँ जहाँ पे भी पार्टियां हुई है या जहाँ पे भी सेलिब्रेशन हुआ है, आई थिंक उन चीजों को अगर हम अवॉइड आने वाले समय में हम अवॉइड कर सकते हैं और भीड़ इकट्ठा ना करें, और हम स्पेशली अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। और जो भी गवर्नमेंट मेजर्स ले रहे हैं, जैसे नाइट कर्फ्यू के हो गए या धारा 144 के हो गई या दूसरे जो भी पैरामीटर्स गवर्नमेंट ले रहे हैं, उन सब चीजों को हम सही तरीके से उसकी रेस्पेक्ट करें
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूएस और यूके का एग्जाम्पल तो ले सकते हैं, पर हम उसको इंडियन पॉपुलेशन से कंपेयर करना आज के टाइम में ये सही नहीं होगा, क्योंकि कंसिडरिंग वहाँ की जो डेंसिटी है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है और इंडिया की जो डेंसिटी है और जो पॉपुलेशन है वो टोटल डिफरेंट है। तो आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमको आई थिंक एक हफ्ते 10 दिन में और शायद और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, पर उससे पहले अगर हम सब सतर्क हो जाए और हम अपनी सेफ्टी रखें, अपने हाइजीन लेवल्स को मेंटेन करें, और स्पेशली जिन लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं किया वो अपना पहला वैक्सीनेशन का डोज लगा ले, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस सिचुएशन में वो बूस्टर डोज का है। आई थिंक जैसे दूसरे कंट्रीज भी बूस्टर डोज रिकमेंड कर रही है, अब गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन के लिए जैसे 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, तो आई थिंक गवर्नमेंट को बूस्टर डोज पे भी एक सोचना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा हम अपने इम्यूनिटी लेवल को सेव कर सकते हैं और अगर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो सकती है इंडिया में, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा और हमको आने वाले इस आई थिंक हम फिर इस वेरिएंट को या इस वेव को हम आराम से पार लगा सकते हैं और हम एक नॉर्मल सी के कगार पर आ सकते हैं। गौतम सर, मैं आपसे सवाल लूँगा। अगर हम यूके और यूएस की बात करें, वैसे तो जो कपिल सर ने बात कही वो सही है कि हम क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत फ़र्क है, लेकिन यूके यूएस में अगर आप देखें तो यूके में स्पेशली ये स्थिति आई क्योंकि इतनी तेज़ी से फैला, इतने नंबर में फैला कि एक समय बाद जो मेडिकल हेल्थ वर्कर हैं, क्योंकि वो लिमिटेड हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, आप मेकशिफ्ट हॉस्पिटल खड़े कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ वर्कर कम ही हैं और उनको बनाने में हमें समय लगेगा। क्या एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है और उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर इतनी तेज़ी से फैलेगा तो शायद हेल्थ वर्कर बचे ही ना इन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमें सर्विस करने के लिए? ये कंडीशन आ रही है और अभी आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि जैसे पटना में, दिल्ली में, इवन हमारे मुंबई के अंदर भी काफी सारे हेल्थ केयर वर्कर, हमारे यहाँ मुंबई हॉस्पिटल में भी, बाकी जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स है वहाँ पे काफी हेल्थ केयर वर्कर, रेजिडेंट डॉक्टर्स, कंसल्टेंट डॉक्टर, अधिकतर लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक थोड़ी चिंता की बात हो सकती है फ्यूचर में। फ्यूचर का मतलब ये कि अगले अपन 2-3 हफ्ते में देखेंगे कि मुंबई में पीक पीरियड आएगा और रेस्ट ऑफ द कंट्री में महीने भर में पीक पीरियड आ सकता है। तब हमें हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर्स की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो हम चाहिए बार बार, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, वैक्सीनेशन, उस पर ध्यान दें। अगर कम लोग इन्फेक्ट होंगे तो उनको अच्छे ढंग से उनका केयर किया जा सकता है क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर रहेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि आज 45,000 डॉक्टर्स रेडी खड़े हैं, उनकी नीट की काउंसलिंग की वेट कर रहे हैं। नीट की काउंसलिंग होती है तो 45,000 डॉक्टर हमारे लोगों को मिलते हैं जो मेरिट से एग्जाम देकर के आए, लेकिन पता नहीं उनका गवर्नमेंट लेवल पे क्या इश्यूज चल रहा है, अभी तक शुरू नहीं हुआ उनका। तो एक तरह से हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्ट होने से थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। अभी पीक पीरियड आया नहीं, पीक पीरियड आने वाला है 1-2 हफ्ते में मुंबई के अंदर और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कंट्री में। सो थोड़ा सा हम सबको संभल के चलना पड़ेगा। ये माइल्ड है, तकलीफ ज्यादा नहीं दे रहा, बट उन लोगों को जो मास्किंग है और जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनके लिए तकलीफदायक है भी। मेरे पास भी एडमिट है ऐसे पेशेंट, इसलिए बहुत ही सावधानी, सतर्कता रखने की जरूरत है। और अगर हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्ट हुआ तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुत चिंताजनक हो सकती है। हम जंबो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सब 2 दिन में, 4 दिन में उपलब्ध करवा सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर्स, नर्सेज आप 4 दिन में नहीं 4 साल में भी बनाना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए हमको बहुत ही स्पेशलिस्ट पे ध्यान देना। बहुत ज़रूरी बात कही गौतम सर आपने, पर आपसे ये सवाल ले लेता हूँ मैं एक बार कि आपके हिसाब से मुंबई का पीक क्या होगा और कब तक आएगा? जैसे आपने कहा कि 2 से 3 हफ्ते में पीक आ सकता है, कि अभी हम 15,000 नंबर की बात कर रहे हैं, पीक नंबर आपके एस्टिमेशन में क्या आएगा सर बॉम्बे का? जी, जहां तक मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल अनुमान है, अभी मुंबई में ऑलरेडी कल परसों 8,000 केस थे, कल 11,000 थे और आज के डाटा आ रहे हैं अभी हमारे सामने जो, उसमें 15,500 केसेस है। मुझे लगता है अगले 2-3 दिन और केसेस बढ़ेंगे, लेकिन जो जहां तक मेरा अनुमान है, अगला 1 से 2 हफ्ता मतलब मिड जनवरी मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए पीक पीरियड हो सकता है। जनवरी के बाद एंड ऑफ द जनवरी तक मुंबई, महाराष्ट्र में केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री में, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, वहां पे नंबर ऑफ केसेस 15 जनवरी के बाद बढ़ेंगे। सो हमें बहुत ही सतर्कता, सावधानी रखनी है। यस, हमने मुंबई में सारी तैयारी कर रखी है। मैं चीफ कोऑर्डिनेटर भी हूँ मुंबई के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल का। कल ही मैंने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के सीईओज की मीटिंग ली। हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्योंकि अभी जो केसेस आ रहे हैं वो मुंबई में
हाई राइज बिल्डिंग में ज्यादा आ रहे हैं, स्लम वाले एरिया में केसेस इतने नहीं है, हाई राइज बिल्डिंग में केसेस ज्यादा है। और हाई राइज बिल्डिंग वाले अधिकतर पेशेंट्स जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। इसलिए हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में जो हमारा सेकेंड वेव के पीक के टाइम जितने बेड थे, लगभग 11,500-12,000 बेड, वो बेड भी हमने रेडी करवा दिए हैं और वो ऑपरेशनल भी है। बेड की कोई मारामारी नहीं है, ऑक्सीजन हमारे पास में है, आईसीयू है, वेंटिलेटर है, मेडिसिन से सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है मुंबई के अंदर और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के अंदर, और बाकी स्टेट में भी सारी व्यवस्थाएं सब अरेंजमेंट कर चुके हैं। लेकिन हमें थोड़ा सावधानी सतर्कता रखनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में रह करके ही ट्रीटमेंट लेवे, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़े। आज भी बहुत कम लोगों को एडमिट करना पड़ रहा है। अगर एडमिट, एक अच्छी बात इसमें ये भी है, अगर एडमिट भी करना पड़ रहा है तो हमारा टर्नओवर 2-3 दिन का ही है। आज हमने एडमिट किया, मेडिसिन लिया, अगले दिन या उसके अगले दिन हम डिस्चार्ज भी कर रहे हैं पेशेंट। जैसे सेकंड वेव में था कि हमको 10-10 दिन तक, 15 दिन तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहते थे। अभी इसमें एक अच्छा ये हो रहा कि इतने लंबे टाइम तक एडमिट भी नहीं हो रहे पेशेंट, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन वो जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके साथ में ये एक ठीक चीज हो रही है कि उनको माइल्डली लग रहा है। लेकिन फिर भी हम सब लोग पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं, बेड वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट है मुंबई के अंदर, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन सबसे विनती, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप सावधान सतर्क रहें, मास्किंग का यूज करें। जितने कम से कम लोग इन्फेक्ट रहेंगे उतना ही ज्यादा रहेगा हमारे। चंद्रकांत सर, ये सवाल मैं आपसे लूँगा, और ये सवाल जो गौतम सर ने कहा कि आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में जाएगा। सबसे ज़्यादा अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन अगर हम देखें तो टीयर 3 सिटीज़ में है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ आज भी उस तरीके से नहीं पहुँचा है, और हमने शायद एक वेव, जो सेकंड वेव आई थी, उसमें ये देखा था कि किस हालात में पहुँच चुके थे हमारे जो टीयर 3 सिटीज़ थी, जो गाँव थे। वो कितना बड़ा चैलेंज रहेगा कि इसको कंटेन कर लिया जाए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर और बड़े शहरों में ही, ताकि वो नीचे ट्रिकल डाउन ना करे। तो इसको वायरस ओमिक्रॉन को और कोविड-19 को कंटेन करना पॉसिबल नहीं है। जिस तरह का ट्रांसमिशन है, तो भले ही केसेज कम रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन देश के हर हिस्से में SARS-CoV-2 जो कोविड-19 का वायरस है और ओमिक्रॉन उसका वेरिएंट है, पहुंच चुका है। तो इस स्टेज पर कंटेन करने का स्ट्रेटजी एक सही अप्रोच नहीं होगी। हाँ, अब ये है कि हम जानते हैं कि करंट सर्ज ओमिक्रॉन की वजह से हो रही है। भले ही ऑफिशियली 2000 के करीब ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पहचाने गए हैं, लेकिन जिन राज्यों में लगभग सभी सैंपल्स की, और उस समय जब भी काफी सारे सैंपल्स की टेस्टिंग की गई, जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई, तो देखा गया कि 50 से 80% टोटल केसेज ओमिक्रॉन की वजह से हैं। तो हम बाकी, जैसे भारत ने मान लीजिए 60,000 केसेज रिपोर्ट किए, तो सबका जीनोमिक सीक्वेंसिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पर कह सकते हैं कि 30 से 40,000 तक केसेज ओमिक्रॉन के हो सकते हैं उसमें से। अब बात आती है कि ओमिक्रॉन के बारे में हम बाकी देशों से कुछ समझ सकते हैं। वो खासतौर से होतेंग प्रोविंस, साउथ अफ्रीका, जहां पे सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। अन्य देशों में कि जैसे डेल्टा का जो वेव होता था वो करीब 2 से 3 महीने चलता था, लेकिन ओमिक्रॉन का वेव होता है 2 से 4 सप्ताह होता है। बहुत क्विकली केसेज बढ़ते हैं और एकदम से उसी रफ्तार से गिरते हैं। तो संभव है कि दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में आने वाले 2-3 सप्ताह में केसेज कम हो जाएं, उसके बाद मीडियम शहरों में, राज्यों में आए, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। तो क्या प्लानिंग करनी चाहिए हमें साइंटिफिक एविडेंस को यूज करते हुए? दूसरी बात याद रखते हुए कि इसे हॉस्पिटलाइजेशन की कम जरूरत होती है, तो जरूरत है कि ओपीडी सर्विसेज, आउट पेशेंट कंसल्टेशन सर्विसेज को मजबूत किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जो कंसल्टेशन फैसिलिटी होती है रादर देन हॉस्पिटल फैसिलिटी, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। उनको मजबूत किया जाए और उनको सुचारू किया जाए, तो लोग समय रहते डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे, उससे उनका पैनिक भी नहीं करेंगे और साथ में स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलती रहेंगी। तो अदरवाइज में घबराने की इतनी बात नहीं है, क्योंकि अब साफ भारत की स्थिति, भले ही जो दूर दराज के गांव देहात हैं और कुछ जिले हैं जहां पर वैक्सीनेशन कम है, लेकिन हम जानते हैं कि सेकेंड वेव का जो सबसे अधिक असर पड़ा था, जो हम सीरो सर्वे से भी समझ चुके हैं, वो उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ा था। वहां पे 80% सीरो पॉजिटिविटी थी। तो अगर प्रीवियस इन्फेक्शन है और प्रीवियस इन्फेक्शन के साथ साथ वैक्सीनेशन है, तो इसका ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट कम रहता है, तो हम कुछ हद तक आश्वस्त हो सकते हैं। हमारा मेजर चैलेंज है कि संक्रमण को एकदम से नहीं फैले, धीरे धीरे अगर होगा तो उससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव नहीं पड़ेगा, लेकिन संक्रमण को रोक पाना भी संभव नहीं है। हम उसको पहले हम एपिडेमिक कर्व को फ्लैटन करने की बात कर रहे थे, अब हमें सोचना चाहिए कि पीक को कैसे
डिले किया जाए और पीक को कैसे नीचे रखा जाए, और वो हमारी अप्रोच होनी होगी। शुक्रिया सर। कपिल सर, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, अगर हम अपने बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो कि डबल वैक्सीनेटेड हैं या उनको कोविड हो चुका है और उनको दूसरी बार कोविड हो रहा है। हमने पहली बार जब डेल्टा वेरिएंट आया था उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखा था। दूसरी बार आपके शरीर में ये वायरस घुस रहा है, क्या अभी तक कुछ आइडिया है, कुछ लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट्स हैं उसके? क्योंकि बहुत लोगों को मैं जानता हूँ वो फटीग से अभी तक गुजर रहे हैं, चाहे उनके सिम्टम्स थोड़े से कम भी हों। अभी तक उस बारे में कुछ जानकारी आई है हमें सर? अब जहाँ तक देखेंगे, आज अभी तक जो सवाल है, जो डेल्टा वेरिएंट से लेके अभी तक जिन पेशेंट को इवन वैक्सीनेट होके रिकवरी भी हुई है या फिर वापस उनको कोविड भी हुआ है, तो जो इसका प्रोसेस है, कुछ टाइम तक आपकी इम्यूनिटी लेवल डाउन रहती है, आप अपने आप को वीक भी फील करते हो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे वो 4 वीक से 6 वीक्स के कागार पर जब जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी रिकवरी और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो आई थिंक उनको जो बेसिक एक्सरसाइजेस है, जो बेसिक चीजें है, वो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर जब तक वो बेसिक एक्सरसाइज ना करे, अपने आप को है ना मेंटेन ना करे, जैसे बेसिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई है या फिर बेसिक दूसरे हाइजीन फैक्टर्स हो गए, तो उनको कुछ ना कुछ अपने आप को करना पड़ेगा, लाइक फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, ताकि वो धीरे धीरे करके नॉर्मलसी पे आ जाए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अंदर वो क्षमता लेके आए, जो भी इस वेव के थ्रू या इस वेरिएंट के थ्रू जिन्होंने सफर भी किया है, जिनको कोविड हुआ भी है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। प्लस उनको अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखना जरूरी है। जरूरी मात्रा पे ये अंडरस्टैंड कर ले कि उनके डाइट पैटर्न में उनको क्या क्या चीज ऐड करनी चाहिए, जिससे उनकी रिकवरी फास्ट हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि आज के टाइम पे कहना कि पोस्ट वैक्सीनेशन जिनको कोविड भी हुआ है, लाइक किस परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन क्या कितने हद तक रिकवरी की, क्योंकि आज अभी तक किसी कंपनी ने वो डेटा रेडी किया नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही आप वैक्सीनेट हो जाते हो, 90 से 120 डेज या 3 to 4 मंथ्स के पीरियड में आपके इम्यूनिटी लेवल और वो सब एकदम पीक पे आ जाते हैं, जिससे आप इस वायरस से फाइट कर सकते हो। मेरे पास शायद तक 2 से 3 मिनट ही बचेंगे। मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता सकते हैं कितना टाइम बचा है। पर गौतम सर, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहता था, जो 548 का नंबर आया है कल, जो 124 से, क्या ये एक एबेरेशन है, ये एक ही बार में आया है, या क्या इस नंबर को भी हम बढ़ते देख सकते हैं? 548 डेथ कम नहीं है दिन में? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि 548 दिन एक दिन का हो सकता है। ये सारे दिनों का, काफी दिनों का कुमुलेटिव इफेक्ट होता है। और एक साथ जोड़ कर कई बार कुछ स्टेट क्या होता है कि लेट डिक्लेयर करते हैं सब चीजों को, डेटा डिक्लेयर में लेट होता है। तो एक दिन का ये डेटा पॉसिबल है नहीं, और ओमिक्रॉन की वजह से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्लस जो भी अगर इस पर डेथ होती है तो एक दिन या जैसे पेशेंट आज के आज नहीं होता है, ये कम से कम पिछले 2 हफ्ते पहले के मरीज होंगे या 3 हफ्ते पहले के मरीज होंगे, जो लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे होंगे, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो ऑक्सीजन पे, या जो भी बीमारी हो, या फिर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन पे अचानक पेशेंट हो सकते हैं। सो ये सारा एक मिलाकर के क्युमुलेटिव डेटा हो सकता है, एक दिन का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ओमिक्रॉन में ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में इतने पेशेंट की एक साथ डेथ हुए। मेरे साथ तक 1 मिनट बचा है चंद्रकांत सर, लेकिन मैं सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्या ये, कई लोग बोल रहे हैं एंडेमिक है, क्या हम इसको एक एंडेमिक की तरह देख सकते हैं? यहाँ से भी एक वेरिएंट निकल सकता है? मेरे पास 30 से 40 सेकंड का टाइम होगा, लेकिन मैं चाहता था कि आप इसका जवाब दें हमें। कोविड-19 की डिजीज एंडेमिक हो जाएगी, अर्थात केसेज आते रहेंगे लेकिन एक निम्न स्तर पर फिलहाल यह कहना कि एंडेमिक हो गया है सही नहीं होगा। यह तेजी से फैल रहा है और अभी भी इसमें एपिडेमिक का वेव आता रहेगा, और अभी हम एक नए वेव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल एंडेमिक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एंडेमिक हो जाएगा। फिर बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल सर इस बातचीत में जुड़ने के लिए। हम लगातार आपके साथ डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सब इसी वजह से ला रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप सतर्क रहें, हम चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहें, क्योंकि हमें आपकी और आपके अपनों की चिंता है। इसी तरीके से लगातार हम आपके सामने सर्गी की पेशकश रखते रहेंगे। ध्यान रखें, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार और बहुत सख्ती से पालन करना है। आप देखते रहिए 18 और स्वदेश, खबरों का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा।